हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चूंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है तो हम लोग फटाफट सारे रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा एमीमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बतावे। ठीक है, एमीमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। तो वही है, अंतर लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है क्या कि एमीमीटर क्या होता है कि चालक में जो धारा प्रवाहित होता है ना, वह कितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो किससे मापते हैं, एमीमीटर से। ठीक है, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है उसको किस चीज से मापते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी जानते थे विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट मीटर उसके लिए और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीमीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एमीमीटर मशीन होता है ना, जो विद्युत धारा को मापता है, करंट को, बिजली को, वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, जबकि वोल्ट मीटर क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। तब थोड़ा सा हम समझा देते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। दिवाली के टाइम में एक तार लगाते हैं, चुकभुकिया बल्ब जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, बीच में कोई बल्ब खराब हो जाए तो उधर वाला सारा बंद हो जाता है ना, वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में किसको बोलेंगे, जैसे हमारे घर में बोर्ड होता है, प्रत्येक चीज का स्विच होता है एक एक करके, है ना, पंखा का अलग, बल्ब का अलग। तो पंखा वाला तार खराब होगा तो पंखे तो बंद होगा, बल्ब वाला तार खराब होगा तो बल्ब बंद होगा। यानी क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। कोई भी एक तार खराब होगा तो एक ही चीज बंद होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, जैसे कि देख लो 5 बच्चा बैठा हुआ, इससे कनेक्शन है इसका, इससे कनेक्शन है इसका, बिजली वहां दिए तो वहां तक करंट जाएगा, बीच में इसका तार एक काट दिए तो वहां तक उधर बंद हो जाएगा, दो के, है ना। तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। लेकिन समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, जैसे मैं बिजली हूँ, है ना, तुम 5 बच्चे हो, पहला बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा, 5वां सब हमसे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि एक तार काटेंगे तो इसका लाइन खाली जाएगा, बाकी चारों के पास लाइन तो जाएगा ही ना। तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम। तो एमीमीटर क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, जबकि वोल्ट मीटर क्या होता है, समांतर क्रम में। तो ये याद रखना है, बाकी बात खत्म हो गया। अब आगे अगला प्रश्न है, किसी विद्युत हीटर की डोरी को उत्पत्ति नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पत्ति हो जाता है। तो इसको समझते हैं क्या होता है, आगे देख लेते हैं। विद्युत हीटर का बात अभी अभी कर रहे थे, जिसमें नाइक्रोम का तार लगाते हैं। ठीक है, वो पूरा लाल हो जाता है, तब उस पर खाना चढ़ाते तो खाना बन जाता है। देखा हो रूम हीटर, देखा हो, किसी के रूम हीटर देखे हो, बैंक में था रूम हीटर रखा हुआ था, तो वो क्या होता है, उसमें वही नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है जो गर्म हो जाता है, जिसके कारण रूम गर्म होता है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है भैया। विद्युत हीटर में लगे तापन अवयव का प्रतिरोध विद्युत हीटर की डोरी के प्रतिरोध की अपेक्षा अत्यधिक होती है। ठीक है, चूंकि चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, इसलिए हीटर का तापन अवयव उत्पत्ति हो जाता है, परंतु हीटर की डोरी उत्पत्ति नहीं होती है। गौर करता होगा कि हीटर, सिंपल सा बात समझ जाइए, कह क्या रहा है कि तापन अवयव, हीटर का जो वो नाइक्रोम का तार लगा होता है ना, वो चीनी मिट्टी का बना होता है नीचे। ठीक है ना, तो होता क्या है कि मान चलो क्या कि जो है उसका भी प्रतिरोध इसका अधिक से अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने से क्या होगा, बिजली का खपत ज्यादा होगा, और बिजली का खपत ज्यादा होगा, ज्यादा गर्म होगा। समझ में आ गया ना। तो वही चीज यहाँ पर है। तो विद्युत हीटर में क्या होता है, जो डोरी होता है, जो तार होता है ना, जो नाइक्रोम का तार होता है, उसका क्या होता है, प्रतिरोध अत्यधिक होता है। लेकिन वह जिधर से जाता है ना, यानी उसके साथ जो वो अवयव है, तापन अवयव बोलते नीचे से लगा हुआ, वह भी क्या होता है, उसका भी प्रतिरोध अधिक होता है। तो वह भी क्या करता है, उष्मा का अवशोषण कर लेता है, या फिर वह भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका कहने का मतलब यह होता है कि इसमें जो विद्युत हीटर में जो भी तापन अवयव लगा हुआ है, या डोरी लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक से अधिक विद्युत धारा उसमें क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, अधिक से अधिक विद्युत धारा का उपयोग उसमें हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है उष्मा, है ना। और उष्मा अधिक उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, उष्मा उत्पन्न क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि प्रतिरोध अधिक था। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोध किसके कारण, मतलब प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि यहाँ प्रतिरोध अधिक है तो उष्मा अधिक उत्पन्न होगा। उस जूल का उष्मीय नियम पढ़ रहे थे ना अभी कुछ देर पहले, अगर पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हीटर में क्या होता है, जो अवयव होता है और जो तार होता है, दोनों का प्रतिरोध अत्यधिक होता है, जिसके कारण अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है,
इसीलिए हीटर का तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन खास बात ये होता है ना कि हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, हीटर का तापन अवयव तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन डोरी उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ डॉट है जो कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे, देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। पहले भट्टी तो कुल मिलाकर के क्या होता है, हीटर में क्या होता है, तार मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तार मुड़ा होने के कारण वह ज्यादा गर्म होता है। ठीक, यदि सीधा तार कर देते तो वह ज्यादा हीट नहीं होता है। ठीक, तो वह चीजें हो गई यहाँ पर कि तापन अवयव सिर्फ उत्पन्न होता है, वह ज्यादा गर्म नहीं होता है तार। जैसे ही तुम स्विच ऑफ करोगे तो वो जो हीटर वाला वायर होता है, डोरी होता है, वो क्या हो जाएगा, तुरंत ठंडा हो जाता है, उतना देर गर्म नहीं रहता है। लेकिन वह घुमावदार होने के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें जो अवयव लगे रहते हैं वो क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, उससे तार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना, तो यही चीज था कुल मिलाकर के। इसका कहने का मतलब यही था। हीटर वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो सीधा लिखना, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अत्यधिक होता है और यह घुमावदार होता है और इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करती है तो इसके कारण यह जल्दी गर्म हो जाता है, प्रतिरोध अधिक होने के कारण। ठीक, आगे है विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो विभव और विभवांतर, विभवांतर तो समझ चुके हैं। विभव क्या होता है, किसी चालक का विभव उस चालक की विद्युत अवस्था है। मतलब क्या होता है कि जिस विद्युत के प्रवाह होने की दशा पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो, बिजली किधर से किधर जाएगा, आवेश किधर से किधर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे पानी होता है, जिधर कम पानी है जिधर ज्यादा पानी है तो बहेगा किधर, कम पानी की ओर। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो विभव क्या होता है, विभव एक अवस्था है। तार में हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सबका अपना अपना विभव होता है। तो जिधर कम विभव होगा और जिधर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला कम की ओर जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन सदैव उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, किसी बिंदु पर विभव धन आवेश इकाई को अनंत बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, अब अंतर कैसे लिखेंगे, बच्चा लिखेगा कैसे। विभव क्या है, एक किसी भी किसी भी चालक में उस चालक की एक अवस्था है। किस चीज की अवस्था, विद्युत की अवस्था है। विद्युत ही ना पास करता है एक जगह से दूसरे जगह। हम जो भेज रहे थे तभी से आवेश को एक जगह से दूसरे जगह, वो क्या था, विद्युत धारा था, है ना। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत का एक अवस्था होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक है, और विभव का गुण क्या होता है भैया, ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। किससे किधर जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। कहानी खत्म हो गया। विभवांतर के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि दो बिंदु होता है, एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश तभी से बोल रहे हैं, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। आवेश क्या होता है, तो सीधा भाषा में समझ जाओ। एक कलम ले लो, उसको माथा में रगड़ो। ठीक है, छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लो। तो ठीक है, तो क्या होगा, रगड़ने के बाद जब उस कागज के टुकड़ा के पास कलम को ले जाओगे तो उस कागज के टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए एक चुंबक है, छोटा सा लोहा का कील ले लो, कांटी ले लो, उसके पास ले जाओ चुंबक को, तो क्या करेगा, कील को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो अभी क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। समझ में आ गया। आवेश क्या होता है, रगड़ के कारण। ठीक है ना, किसके कारण, रगड़ या प्रेरण। रगड़ क्या हो गया, अभी बताया, कंघी को माथा में रगड़ो, छोटा सा कागज के टुकड़ा के पास ले जाओ, उसको अपनी ओर खींच लेगा, ये हो गया रगड़। कुछ प्रेरण भी होता है। प्रेरण क्या होता है भैया, कहा जाता है वो जो 11,000 का तार होता है, 33,000 का तार होता है, 33,000 का तार या 11,000 का तार, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। वो क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। वो क्या है, विद्युत प्रेरण है ना। कभी कभी लोग कहता है ना, बिजली में यदि मिस्टेक से तार सट जाता है तो वह हाथ से छूटता ही नहीं है, या फिर कोई कहता है उठा के फेंक देता है, तो कहीं ना कहीं आकर्षण या विकर्षण होता है। ठीक है, तो यही चीज क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। चुंबक का उदाहरण देख ही लिए हम लोग। तो आवेश समझ गया, आवेश क्या होता है। आवेश एक गुण है जो अपनी ओर किसी चीज को खींचता है या अपने से दूर धकेलता है ना। दो लड़कियां हैं, आपस में ज्यादा नहीं बनता है, दोनों में लड़ाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन आवेश यदि अपोजिट हो जाए तो आपस में आकर्षित भी हो जाता है। दो लड़के लड़की, एक पति पत्नी है ना, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं घर में, तो वो क्या हो गया, वहां पर अपोजिट है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो आकर्षण है। लेकिन सेम है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दो गोतनी में होता है ना घर में, तो वो क्या हो गया, समान आवेश के कारण। तो ये चीज तो समझ में आ गया। वस्तु के रगड़ने से, है ना,
क्या होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना या दूर धकेलना, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसमें क्या होता है, या तो खींचो या तो धकेलो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को धनावेश बोलते हैं, एक को ऋणावेश बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, एक को धनावेश, एक को ऋणावेश। समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2, 8 और 1 होता है। तो एक उसके पास हटा देंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक किसी को दान में दे दिया, कहा कि 2 और 8 पूरा ऑक्टेट पूरा है, एक किसी को दे सकते हैं। जब वह दे देता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, प्लस का चिन्ह लग जाता है, किसी को दिए हैं। ठीक है, तो वो हो गया धनावेश। और किसी से जब ले लिए, क्लोरीन को देख लो 17 होता है, लास्ट में 7 है इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 7, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। वह किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कर्ज लिया तो माइनस हो गया, यानी ऋण आवेश। ऋण मतलब क्या हो गया, कर्ज लेना। समझ में आ गया ऋण आवेश धनावेश क्या होता है। तुम्हारे पास 1 रुपया ज्यादा था, इसको पैसा दे दिया, तुम्हारे पास धनावेश हो गया तुम। ठीक है, वो कर्ज लिया तुमसे, वो क्या है, ऋणावेश है। तो धनावेश ऋणावेश समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। किलोवाट घंटा क्या होता है भैया, तो इसको देखते क्या है। मकान में विद्युत ऊर्जा या बिजली की खपत के माप के लिए जूल एक छोटा सा मात्रक है। कहने का मतलब क्या हो गया, लंबाई को हम लोग जो है ना मिलीमीटर में भी मापते हैं, एमएम में भी देखता है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। लेकिन यहाँ से जब पूर्णिया को मापेंगे ना तो मिलीमीटर में नहीं नापते, सेंटीमीटर में क्या मापते हैं, किलोमीटर में। क्या चीज मापते हैं, किलोमीटर में। उसी तरह से बिजली को मापने के लिए हम, ठीक है ना, एक छोटा सा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, लेकिन किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। हम लोग बिजली को मापने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल एक छोटा यूनिट है, बहुत छोटा, कम ऊर्जा को मापने के लिए जूल, लेकिन हम लोग यहाँ यूज क्या करते हैं, किलोवाट घंटा। अब ये किलोवाट घंटा क्या होता है, ये होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। कहता है अगर 10 यूनिट बिजली बिल आया है, ठीक है, 10 यूनिट बिजली खपत किए है, तो वो क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा में उपयोग किया जाता है, कुछ तो खास नहीं है। इसका मान लिखे, इसका मान क्या होता है तो याद रख लेना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिजली का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जैसे 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो इसको याद रख लेना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आसानी से समझ में आ गया, किलोवाट घंटा बिजली को मापने का एक यूनिट है। ठीक है, जिसको हम 1 यूनिट बिजली भी बोलते हैं, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि चालक में जो है विद्युत धारा को प्रवाहित होने से जो रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता ये होता है कोई एक चालक है, कोई एक तार है, ठीक है, उसका प्रतिरोध है लेकिन उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध यानी आर, आर क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हो गया जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, है ना। 10 किलोमीटर तार को ले जाएंगे इसी इन्वर्टर से, वहां पर भी एलईडी बल्ब लगाएंगे छोटा सा, लेकिन हमारा बिजली ज्यादा लगेगा उसमें, है ना, क्योंकि तार में प्रतिरोध है, लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब उसका क्षेत्रफल घटेगा, यानी पतला तार होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटा तार होगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो ऐसा कुछ हो गया। और यहाँ पर एक रो एक आता है, इसको क्या पढ़ते हैं लोग, पी नहीं पढ़ते हैं बल्कि रो पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। कहने का मतलब यह हो गया, प्रतिरोधकता नियत होती है। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सा बात समझ जाओ कि जैसे कि यहाँ से खुटहरी जाते हैं तो ये रोड फिक्स है, कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, तो इसका हमको ये पता है कि हमको कितना देर समय लगेगा। वही 4 लाइन 6 लाइन है, बहुत अच्छा रोड है, तो उसका प्रतिरोधकता भी फिक्स होगा, उसमें थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो सबका प्रतिरोधकता फिक्स होता है ना, किसकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी समझ रहे हो। तो प्रतिरोध हो गया रुकावट पैदा करना, है ना, और रुकावट पैदा करने की क्षमता कितनी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। समझ में आ गया, सीधा बात समझ जा। तो रुकावट करने की प्रतिरोध की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, हाइयर कैपेसिटी कितना होगा वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, समझने के लिए मैंने बता दिया, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, यानी तार का मोटाई जितना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल समझ रही है, पाई स्क्वायर, उसका जो कटिंग करते हैं तो वृत्त बनता है सामने में, तार का, मोटा तार को यदि काटते हैं तो आगे वृत्त बनता है, तो वो चीज।
तो वो ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा। और सीधी सी बात है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक याद रखना भैया, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत तापन युक्तियों। विद्युत तापन युक्ति जैसे ब्रेड टोस्टर। विद्युत तापन युक्ति क्या होता है भाई, हम लोग ब्रेड को गर्म करते हैं तावा पे, कभी गर्म क्या होगा, क्या होगा ना, लेकिन एक मशीन आता है, उसमें ब्रेड डाल दो, ब्रेड जो है ना गर्म होके निकलेगा, पक जाएगा, है ना, उसको कौन सा मशीन बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेड टोस्टर मशीन। विद्युत इस्त्री, गर्म करते हैं आयरन, वह भी एक मशीन हो गया, है ना, वो सब क्या गर्म होने वाला चीज है। एक पानी गर्म करने वाला भी आता है मशीन, ठीक है ना, पानी में डुबा दो, लाइन में लगा दो प्लग, तो गर्म हो जाता है। तो और ऐसा ही नहीं, एक किट आता है, किट ले आओ, 2 ब्लेड ले आओ, उसमें कनेक्ट करके खुद से भी हीटर बना सकता है घर में अपना पानी गर्म करने के लिए। छोटा सा 2-4 10 रुपया 50 रुपया खर्च होगा, तो ये भी कर सकते हो। इसी कारण से टोस्टर क्या होता है, तो उच्च ताप पर भी ये मिश्र धातु ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। और कहने का मतलब ये था कि ये जितने भी सामान है जो कि गर्म करने वाला चीज है, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये क्या होता है, शुद्ध धातु का कभी नहीं होता है। क्या होता है, मिश्र धातु का होता है। किस चीज का होता है, मिश्र धातु। व्हाट इज मिश्र? मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर कर देना, है ना, मिक्सचर ही ना हुआ। तुम्हारी मम्मी कहाँ की, किसी और गांव की, तुम्हारे पापा कहाँ के, किसी और गांव के, तब हुआ मिक्सचर, मिक्स हुआ, तब जाके पैदा हुआ ये नालायक बच्चे सब। तो क्या हुआ, मिक्स हुआ, मिश्र धातु, है ना। अपने भाई बहन में शादी कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जनरेशन नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि जो है गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर मिक्स धातु होगा नहीं, हो सकता है ब्रेनिस्ट ना हो, बोतल का बोतल ही रह जाए सब। तो ये चीज समझने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर ये बात बताया कि जो हीटर होता है, जो गर्म करने वाला जो भी मशीन आता है, टोस्टर आता है, जो भी आता है, वो मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। तो सिंपल सा बात है भैया कि देखो, मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक से अधिक होता है, और हम जानते हैं कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट होगा, गर्म होगा, है ना। तो जो शुद्ध धातु होगा, अकेले कोई भाई साहब है तो हम क्या है, ब्रेनिस्ट है भाई, मान चलो, ठीक है ना, अकेले है तो हम क्या होंगे, अपना अकल लगाएंगे। यदि मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है वो भी ब्रेनिस्ट हो जाए तो 2 मिक्सअप हो जाएगा, तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा। तो सिंपल सा बात क्या बताए, मिश्र धातु का, यानी 2-3 धातु को मिक्सअप कर दिया जाता है। तो आयरन का जो नीचे वाला होता है ना, देखता है जिससे आयरन करते हैं, तो वो जो होता है वो मिश्र धातु का बना रहता है, शुद्ध लोहा का नहीं होता है, शुद्ध एल्युमिनियम का नहीं होता है। उसके पीछे रीजन है ना। शुद्ध का यदि बनाएगा तो देखता है डेक्ची घर में यूज करते हैं, पचक उचक जाता है यूज करते करते, है ना, ज्यादा गर्म करने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे रीजन है, यह है उसका प्रतिरोधकता अधिक होगा। यदि मेरा जितना कैपेसिटी और एक आदमी आ जाएगा, वह उसका दूसरा गुण होना चाहिए, तो दोनों का प्रतिरोधकता अलग अलग है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा तो उसको वह ऑक्सीकृत नहीं होता है। कोई भी चीज देखता है वो ऑक्सीजन के कारण ही खराब होता है। कांटी लेके चले आओ दुकान से, पूरा फ्रेश है, चकाचक, 10 दिन छोड़ दो बाहर में, जंग लग जाएगा, है ना। क्यों होता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। और इसी कारण से टोस्टर, इस्त्री, यानी इस्त्री किसको बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं, इस्त्री, टोस्टर, ये सब जो भी होता है शुद्ध धातु का नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, उसका प्रतिरोधकता अधिक से अधिक चाहिए ताकि जल्दी गर्म हो जाए। देखो आयरन तुरंत लगाएंगे 5 मिनट में गर्म हो जाएगा, कारण प्रतिरोधकता अधिक है। क्यों प्रतिरोधकता अधिक है, क्योंकि वह मिश्र धातु का बनाया गया है। सिंपल सा बात है, तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब है श्रेणी क्रम में संयोजित करने का स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में बैटरी से संयोजित करने से क्या लाभ है। बोलो, पार्श्व क्रम या फिर श्रेणी क्रम क्या होता है भाई। ये कहता है कि श्रेणी क्रम में ना किसी को नहीं जोड़ना है। श्रेणी क्रम अभी अभी बताया था, यहाँ से कनेक्शन करेंगे, पहला बल्ब से दूसरा बल्ब, दूसरा बल्ब से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, और तीसरा बल्ब फ्यूज हो गया तो चौथा पांचवा भी बंदे हो जाएगा, क्योंकि उधर लाइन जाएगा नहीं, है ना। तो ये क्या था, श्रेणी क्रम था, मैंने बताया ऐसा कुछ, ठीक है। और क्या होता है कि जब अनेक युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक युक्ति में समान विभवांतर प्राप्त होता है। यदि एक युक्ति बंद या खराब हो जाती है तो अन्य युक्ति काम करती है। युक्ति से संबंध मत रखो, सीधा सा बात बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक मशीन हुआ, ठीक है ना, 5 ये बल्ब हो गया, मान चलो ये बोर्ड है, मैं क्या हूँ, बोर्ड हूँ।
पांचों को अलग अलग लाइन दिए तो सबको विभवांतर कैसा गया, समान गया। क्योंकि एक पॉइंट हम है, एक पॉइंट तुम हो, हमारे पास से जो क्या गया, आवेश गया इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, आवेश गया इसके पास, फिर मेरे से इसके पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथा के पास, पांचवा के पास गया, है ना। तो क्या होगा, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पार्श्वक्रम। इसको क्या बोलते हैं, जो एक एक करके सबके पास बिजली दिए तो वो क्या कहलाया, पार्श्वक्रम कहलाया। इससे फायदा क्या है, एक फ्यूज हो गया, देखो वो फ्यूज हो गया, माथा पकड़ के बैठा हुआ है, तो लाइन उसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, एक खाली गड़बड़ है ना। तो ये चीज फायदा है। लेकिन श्रेणी क्रम रहता तो क्या होता, वो फ्यूज हुआ, यदि लाइन हम इधर से दिए कारों के तरफ से तो वो फ्यूज हो गया तो ये तीनों का भी बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है, तीनों का माइंड बंद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सबका कनेक्शन है मेरे से, तो एक गड़बड़ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन यदि उन युक्तियों को श्रेणी क्रम में लगा दें तो क्या हो जाएगा, सबको एक समान धारा जाएगा। कैसा जाएगा, यहाँ से बिजली गया एक समान, बीच वाला गायब हुआ तो एक युक्ति बंद हुआ तो इधर काम करना बंद कर दिया, बेचारा माथा फाँप लेकर बैठेगा, कहेगा हम तो ठीक है, मेरा बल्ब में लाइन ही नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक बीच में फ्यूज हो गया है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में। समझ में आ गया, श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम को समांतर क्रम बोलते हैं। समझ में आया। तो घर में जो बिजली रहता है वह कौन सा क्रम में रहता है, समांतर क्रम में। क्यों रहता है, कैसे बताएंगे लोग को समांतर क्रम में, इसलिए बताएंगे भैया कि सबका अलग अलग स्विच होता है, एक गड़बड़ाएगा तो एक ही कनेक्शन गड़बड़ हुआ, बाकी सब सही रहेगा मेरा, है ना। तो समझा दोगे तुम लोग श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम में क्या फायदा क्या घाटा है, ठीक है। श्रेणी क्रम मतलब एकदम लगातार लाइन जाएगा तो वो वाला। अतः समांतर क्रम का संयोजन करना ज्यादा फायदा है। समांतर को ही हम लोग पार्श्व बोलते हैं, याद रखना, श्रेणी अलग हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, समांतर क्रम में ही कनेक्शन को करना चाहिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए कोई भी चीज। आगे बढ़े, पोल का बात किया अभी कि पोल में जो है बिजली समांतर क्रम में आता है कि नहीं। सोचो कि जो है ना बीच वाला पोल का ना तारे गल गया तो इधर तो लाइन आएगा नहीं, क्योंकि वो किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। ट्रांसफार्मर से जो पोल का तार निकलता है तो एक पोल से फिर वही पोल से आगे बढ़ते जाता है ना, सब जगह से लोग कनेक्शन लेता है। एक पोल के पास तार टूट गया तो अगला जो उसके बाद वाला पोल होगा उसमें तो लाइन जाएगा नहीं, क्योंकि वो सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। समझ में आया। लेकिन घर में जो हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है, समांतर क्रम में। कैसे बताएंगे, तो कहेंगे भाई हम लोग तो बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड में सारे कनेक्शन का अलग अलग स्विच होता है, ये किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, एक गड़बड़ाया तो अभी बाकी मेरा चलेगा। लेकिन वो जो पोल वाला सिस्टम वो किस में है, श्रेणी क्रम में। मेरे घर के पास पोल टूट गया तो मेरे घर के आगे वाला के यहाँ लाइन जाएगा ही नहीं, सारा कनेक्शन खत्म। अब आगे है प्रतिरोधों का समूहीकरण, ठीक है। क्या होता है समूहीकरण का मतलब ये हो गया, सारे को मिक्सअप कर दो, क्या करो, मिला दो। प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या किया जाएगा बताओ। दो रोटी इसको बना के खिलाएंगे, फिर उसके बाद इसके लिए अलग से फिर रोटी बनाएंगे, फिर इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, तो एक ही बार रोटी बना लेंगे, है ना। जब रोटी ही बनाना है तो समझ में आ गया ना। दो रोटी ये पहला बच्चा खाएगा, दूसरा बच्चा 3, तीसरा बच्चा 2, फिर चौथा जब 5, उसके बाद लास्ट वाला 1 रोटी खाएगा। तो सबके लिए अब अलग अलग रोटी बनाएंगे क्या, नहीं ना। तो चूंकि सबको मिक्सअप कर देंगे तो सब प्रतिरोधों का समूहीकरण, जैसे ये प्रतिरोध है 2 ओम, ये वाला 3 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ठीक है। सारे का क्या करेंगे, समूहीकरण। समूहीकरण का मतलब क्या होता है, एक जगह ले आना, ठीक है, सारे को जोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं, समूहीकरण। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3 + R4 + R5, ठीक है। लेकिन समांतर क्रम कैसे हो गया, जैसे हमसे जो जुड़ा हुआ था वो क्या था, समांतर क्रम में। यदि ये R1 है तो क्या लिखेंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक फिगर दिया हुआ था, हम लोग इस फिगर के द्वारा दिखा देंगे, R1 R2 R3, ठीक है ना। ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। एक बैटरी से जोड़ दिए, देखो जहां प्लस होता है उधर बड़ा वाला लाइन खींचते हैं, छोटा वाला माइनस को दिखाता है, ठीक है। 2 बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर। बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है, सिंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। लेकिन सेल का बहुत 4-5 सेल लगा दो तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। बैटरी और सेल में अंतर है। और पार्श्व देखो, पार्श्व क्रम में क्या हो गया, ये वाला कनेक्शन है, यहाँ से आया
पहला कनेक्शन गया I1 R1 के साथ, फिर I2 गया R2 के साथ, I3 गया R3 के साथ। एक भी तार कटेगा तो बाकी सब में जाएगा लाइन, ठीक है। तो ये सब क्या है, पार्श्व क्रम में। तो इन दोनों को दिखा दिया। तुमको यही क्वेश्चन में कह रहा था भाई कि बताओ प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या होता है। जब सारे प्रतिरोध को एक साथ दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का समूहीकरण, ठीक है। यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम में भी दिखा दिया, एक एक करके देखो लगातार। ये तो R2 यदि कनेक्शन कट जाता है तो R3 के पास तो जाता ही नहीं बिजली, लेकिन इसमें क्या है, R1 के पास गया, R3 के पास गया, यदि R2 कट भी जाएगा ना तब पर B के पास लाइन पहुंच जाएगा, है ना, पहुंचेगा ना, सिर्फ बीच वाला तार खराब होगा, बाकी दोनों के पास तो जाएगा बिजली। तो यही चीज फायदा है पार्श्व क्रम में। तो दोनों को कंडीशन को पिक्चर के द्वारा हमको दिखा देना है। इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहीं एंड होता है। इसको एक बार बना करके प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।